कृषि दर्शन कार्यक्रम के देखैया छत्तीसगढ़ के मयारू किसान भाई बहनी हो, मया भरे जय जोहार राम राम। मोर जतन करो रे मैं माटी महतारियों, जतन करो भुइयाँ के संगी जतन करो रे, जतन करो भुइयाँ के संगी जतन करो रे, मोर जतन करो रे मैं माटी महतारियों। संगवारी हो, हमार छत्तीसगढ़ के जो माटी है, यहाँ के जलवायु है, ओकर हिसाब से हमन खेती करथन। और कहे जाते कि माटी के जत का सेवा करबे ओत के मेवा आप मन ला मिलही। संगवारी हो, हमार छत्तीसगढ़ के प्रदेश ला हमन महतारी के दर्जा दे हन और यही महतारी के कोरा में जन्म लिए हन। तो खेती किसानी हमार परंपरा के बूता है। और देखो संगवारी हो, मौसम के हिसाब से हमन खेती करथन। रबी के मौसम में दलहनी फसल के बड़ा महत्व होथे और दलहनी फसल में गजबकन फसल होथे संगवारी हो। चना है, मूंग है, मसूर है, उड़द है, मटर है। तो ये सब के खेती भी किसान मन व्यावसायिक रूप से करत है संगवारी हो। तो आज हमन यही विषय में चर्चा करबो कि दलहनी फसल के प्रबंधन और देखभाल खेती कैसे करे जाए। वैज्ञानिक से मैं बात कर रहा हूँ संगवारी हो। तब तक आप मन देखो ये खास संदेश। प्रकृति गजब की ताकत है इसमें। बारिश की रिमझिम फुहारों को ही लीजिए, जब सही समय पर मिट्टी पर गिरें तो खेतों में किसान की मेहनत रंग लाती है। लेकिन वही बारिश बेमौसम हो जाए तो फिर तबाही का मंजर दिखाती है। लेकिन क्यों रहे किसान के घर की खुशियां प्रकृति पर निर्भर, जब बन सकता है वो आत्मनिर्भर। किसानों को प्राकृतिक आपदाओं की वजह से फसली नुकसान होने की स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की घोषणा की। इस बीमा योजना का उद्देश्य विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं जैसे ओले गिरना, जल भराव, बाढ़ का आना, बादल फटना, प्राकृतिक रूप से आग लग जाना, भूस्खलन, चक्रवाती तूफान, बेमौसम बारिश, फसल की बीमारियां, आकाशीय बिजली, कीटों के हमले वगैरह से होने वाले नुकसान की स्थिति में किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस बीमा योजना के अंतर्गत फसल की विभिन्न अवस्थाओं को शामिल किया गया है, यानी पूरे फसल चक्र का सुरक्षा कवच। जिस दिन फसल काटकर खेत में सुखाने के लिए फैलाई, उसके अगले ही दिन मूसलाधार बारिश हो गई, सारी उपज बर्बाद हो गई। लेकिन ये तो अच्छा था कि मैंने फसल का बीमा करा रखा था। मैं नुकसान से बच गया और क्लेम की रकम भी मुझे आसानी से मिल गई। सारा भुगतान मेरे बैंक अकाउंट में हो गया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना बहुत ही लाभकारी है और इसकी प्रक्रिया बहुत ही सरल है। पहली बात तो ये समझिए कि अगर आप अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले किसान हैं, तो आप फसल बीमा के लिए पात्र हैं। इसमें काश्तकार किसान और बटाईदार सहित सभी किसान शामिल हैं। अनाज, दलहन, तिलहन और कुछ वार्षिक वाणिज्यिक फसलों को PMFBY के अंतर्गत कवर किया जाता है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी और कामयाब फसल बीमा योजना है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के अलावा 18 बीमा कंपनियां, 540 बैंक तथा 45,000 जन सेवा केंद्र प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को किसानों तक पहुंचाने में कार्यरत हैं। इस योजना में प्रीमियम कम होने के कारण सभी स्तर के किसान इसका लाभ ले सकते हैं। खरीफ फसलों के लिए बीमित राशि का 2% प्रीमियम, रबी फसलों के लिए बीमित राशि का 1.5% प्रीमियम और बागवानी एवं वाणिज्यिक फसलों के लिए 5% प्रीमियम है। किसानों के लिए ये योजना कितनी लाभदायक है, इस बात का अंदाजा इससे ही लगाया जा सकता है कि 2016 में योजना की शुरुआत के बाद पहले 3 सालों में किसानों ने प्रीमियम के रूप में 13,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया, जबकि अब तक फसलों के नुकसान के क्लेम के रूप में उन्हें 60,000 करोड़ रुपए मिल चुके हैं। यानी जमा राशि के मुकाबले 4.5 गुना अधिक राशि दावों के रूप में प्राप्त हो चुकी है। अब तक हर साल खरीफ और रबी के मौसम के दौरान 5 करोड़ से भी अधिक किसान इस योजना से जुड़े हैं।
2020 के लिए बीमा कराने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। पंजीकरण की कट ऑफ तिथि हर राज्य में अलग अलग तय होती है। अपने क्षेत्रों या गांवों की अधिसूचित फसलों की सूची, बीमित राशि एवं कट ऑफ तिथि की अधिक जानकारी के लिए आप निकटतम कृषि अधिकारी, जन सेवा केंद्र एवं बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से संपर्क करें। www.pmfby.gov.in पर लॉगिन करके या फसल बीमा ऐप क्रॉप इंश्योरेंस ऐप का उपयोग करके अपनी फसल के नामांकन के लिए आवेदन किया जा सकता है। नामांकन के लिए इन दस्तावेजों की जरूरत होती है: नवीनतम आधार कार्ड, मोबाइल नंबर, बैंक खाता विवरण, भू अभिलेख दस्तावेज जिसमें जमीन के कागजात और राज्य सरकार द्वारा निर्देशित कोई भी अन्य दस्तावेज। कैसे मिलेगा फसल नुकसान होने पर दावे का भुगतान? PMFBY योजना में बीजों की बुआई से लेकर फसल कटाई के बाद सुखाने के उद्देश्य से खेतों में 14 दिनों तक फैलाई जाने वाली फसलों के पूरे फसल चक्र के दौरान जोखिम के कवर को प्रदान करता है। स्थानीय आपदा के कारण या अगर फसल कटाई के बाद बीमित फसलों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होता है तो बीमित किसान को 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना बीमा कंपनी, बैंक या फिर राज्य सरकार के अधिकारियों या बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर पर देना आवश्यक है। जोखिमों में उपज हानि का आकलन फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर किया जाता है। आपदा के कारण हुए नुकसान पर किसान को बीमा कंपनी द्वारा क्लेम राशि का उचित भुगतान मिलता है। क्लेम राशि का भुगतान सीधे किसान के बैंक खाते में किया जाता है। शिकायत निवारण के लिए किसान बीमा कंपनी, निकटतम बैंक शाखा या ब्लॉक या जिला कृषि कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं। वो अपनी शिकायतों के लिए जिला और राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति तक भी पहुंच सकते हैं। दरअसल पहले सभी ऋणी किसान जो बैंकों या वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण या KCC का लाभ उठा रहे थे, उन्हें अनिवार्य रूप से इस योजना में शामिल किया जाता था। लेकिन फरवरी 2020 में किसानों के हित में नामांकन प्रक्रिया में एक बड़ा बदलाव करते हुए अब इस योजना को सभी किसानों के लिए स्वैच्छिक कर दिया गया है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को उनकी मेहनत से उगाई फसल को सुरक्षित करके देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हो रही है। जब किसान बढ़ेगा प्रकृति निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर, तभी तो बनता है आत्मनिर्भर राष्ट्र। संगवारी हो आवो एक घाव फिर आप मन के स्वागत करो मैं हमारे कार्यक्रम कृषि दर्शन में। और आज के विषय ले फिर एक घाव बताओ काबर कि आज के संगवारी मन अभी आओ के बैठी सो ही टीवी चालू करके तो रबी के मौसम में दलहनी फसल के खेती और ओकर प्रबंधन कैसे करे जाए ए विषय में चर्चा करबो। संगवारी हो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर दीपक कुमार चंद्राकर जी हमार तीर आगे हवे और आप मन डाले सबसे पहली सवाल यही कहना चाहत हूँ कि दलहनी फसल छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा होथे, ओकर खेती करे के संभावना हमार छत्तीसगढ़ में हावे का और हावे तो कैसे बतावत है चंद्राकर जी है। संगवारी हो रबी के मौसम में प्रमुख दलहनी फसलें जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के वातावरण में सबसे सूटेबल है वो है तिवड़ा है, जिसको हम लाखड़ी या खेसारी के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ मसूर एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण फसल है जिसका रकबा यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। उसके पश्चात में मटर की फसल है जिसका किसान भाई लोग उत्पादन बहुत सफलतापूर्वक अच्छी तरह से ले रहे हैं। इसके अलावा अन्य फसलें हैं जो कि बहुत थोड़े थोड़े मात्रा में लगती है, जैसे कि मूंग है, उड़द है। ये फसलें हैं जो कि रबी के मौसम में प्रमुख रूप से दलहनी फसलों के रूप में लगाई जाती है। तो संगवारी हो देखे हो चंद्राकर जी बतावत रही से कि दलहनी फसल के बड़ा महत्व है और व्यावसायिक रूप से करन तो और ज़्यादा अच्छा है। अब बात आती है कि यहाँ के जो जलवायु है ओकर हिसाब से ज़मीन कैसे होना चाहिए और ज़मीन के तैयारी हम कैसे करन। जलवायु के हिसाब से यदि हम ज़मीन एवं उसके खेत एवं उसकी तैयारी का बात करें
तो सबसे महत्वपूर्ण फसल तिवड़ा है, जिसको हम लाखड़ी या लेथाइरस के खेसारी के नाम से जानते हैं। और यहाँ पे किसान भाई लोग सदियों से धान की खड़ी फसल में जब धान 12 से 15 दिनों के पूर्व, जब कटाई का जो समय आता है उसके 12 से 15 दिनों पूर्व तिवड़ा की फसल को छिटक कर किसान भाई लोग धान के खेत में बो देते हैं। और जब धान की कटाई का समय आता है उस समय तिवड़ा की फसल है वो अंकुरित हो जा रहती है और दो से 3 पत्ती की अवस्था में रहती है। और ये किसान भाई लोग सदियों से ऐसा करते आ रहे हैं। और इसका जो रकबा धान की फसल के पश्चात सबसे अधिक रकबा ये उतेरा खेती के रूप में हम तिवड़ा की फसल का है हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश में। वर्तमान में यह लगभग 3 लाख हेक्टेयर के करीब इसका रकबा है, जो कि धान के बाद सर्वाधिक रकबा वाली फसल है। और अन्य दलहनी फसलों के खेत की तैयारी की बात करें तो हमें सबसे पहले धान की खेती से चीज़ों को समझना चाहिए और इसके लिए ऐसी किस्मों का चयन करें जो कि मिट्टी के हिसाब से उपयुक्त हो एवं मध्यम अवधि में पककर तैयार हो जाए, ताकि हम उसको जो आने वाली जो रबी की फसल है वो अक्टूबर के अंतिम सप्ताह तक बुआई हो जाए। रबी की वैसे तो रबी के मौसम में बुआई का जो उपयुक्त समय है हमारे छत्तीसगढ़ में वह अक्टूबर का अंतिम सप्ताह से लेकर नवंबर का अंतिम सप्ताह तक है। अगर उस अवधि में हम कोई भी रबी की फसल दलहनी फसलों को बोते हैं तो उत्पादन हमें भरपूर मिलता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जो विंटर का जो पीरियड है या जो ठंड का जो पीरियड है वो काफ़ी कम अवधि का होता है। मुश्किल से 45 से 50 दिन ही थोड़ी ठीक ठंड पड़ती है। तो उस अवधि का लाभ यदि उठाना है तो फसल को पूर्व में ही बो देना है, ताकि हमारी जो फसल है वो पूरा ठंडा का मौसम है उसको मिल पाए। और यदि ठंड के मौसम में हम यदि फसल की बुआई करेंगे तो 10-12 दिन जर्मिनेशन और थोड़े से बढ़वान में लग जाएगा और ठंड का पीरियड चला जाएगा। जैसा कि वर्तमान समय में अगर हम इस वर्ष शीत ऋतु की बात करें तो शीत तो पड़ा ही नहीं है और ऊपर मतलब बीच हर 4 से 6 दिन में मौसम कभी ठंड आता है कभी जा रहा है। तो ये सब बातें हैं। अब चूँकि दूसरी फसल हमें रबी की लेना है दलहनी फसल, तो कम अवधि या मध्यम अवधि की धान की फसल लेना है हमें। उसके पश्चात उसकी कटाई करने के बाद में खेत को अच्छी तरह से खाली कर दें और 2 से 3 बार उसकी जुताई करने के बाद पाटा चला दें एवं मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरी कर दें। यदि हमें चना की बुआई करना है तो थोड़े ढेले बड़े होने चाहिए, और यदि मसूर या तिवड़ा या मटर बोना है तो बिल्कुल मिट्टी है वो भुरभुरी होनी चाहिए। उसके पश्चात पाटा लगा के अंतिम जुताई के समय पाटा लगा के हमें खेत को बिल्कुल समतल कर लेना चाहिए और उपयुक्त समय में ही उपयुक्त किस्मों का चयन करते हुए बुआई करना चाहिए। किसान भाई बहनी हो, अभी हमन चर्चा करत हन दलहनी फसल के बारे में। बेरा हो गए एक ठन विराम के, मैं विराम लेवत हूँ। तब तक देखो आप मन कुछ खास संदेश ला, ओकर बाद चर्चा ला फिर शुरू करबो। अरे हरकू वाह, बीज कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं। अब कैसी भी आपदा हमारी फसल पे आ जाए
क्षति होने पर हमारे दावों का उचित भुगतान मिलता है, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी किया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। आप किसान भाइयों की खेती बाड़ी से जुड़ी हर समस्या का कृषि विशेषज्ञों द्वारा तुरंत समाधान। किसान कॉल सेंटर। आप भारत के किसी भी प्रदेश में रहते हो, कोई भी भाषा बोलते हो, आपकी समस्या चाहे फसल की बीमारी की हो, खाद की, पशुपालन की या कृषि से जुड़ी नई तकनीक की, अपनी समस्या का अपनी ही भाषा में समाधान पाने के लिए आप देश के किसी भी कोने से डायल करें 1551। विशेषज्ञ द्वारा आपको दी जाने वाली ये सलाह बिल्कुल निशुल्क है। ये सुविधा प्रातः 6 बजे से रात्रि 10 बजे तक निशुल्क उपलब्ध है। किसान कॉल सेंटर यानी 1551। अब बात आते संगवारी हो चना, मटर, उड़द, मूंग, मसूर, है ना, ये सब ला लेना है तो बीज के मात्रा कैसे होना चाहिए, प्रमाणिक बीज होना चाहिए, बीज ला कहाँ से लाबो और कतका मात्रा में अलग अलग फसल के बीज हमला लागी हमार खेत में। तो बहुत से संगवारी मन तो उतेरा तको बो देथे, ओकर बाद हमला बुआई करना है अलग अलग फसल में, तो कैसे बुआई होना चाहिए और बीज के मात्रा कतका होना चाहिए, आओ जानकारी लेथन संगवारी हो चंद्राकर जी से। जब बीज की बुआई की बात हम जब करते हैं तो किसान भाइयों को सर्वप्रथम तो ऐसे बीजों का चयन करना चाहिए जो कि रोग मुक्त हो। रोग मुक्त बीजों को प्राप्त करने के लिए किसान भाई हमारे इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के विभिन्न सारे आउटलेट्स हैं, जैसे कि लगभग सभी ज़िलों में कृषि विज्ञान केंद्र हैं, उनका फार्म है, वहाँ से किसान भाई लोग बीज प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ मुख्यालय में बीज जो एडीए का जो फार्म है, सहायक संचालक कृषि या राष्ट्रीय बीज परियोजना का कार्यालय है, वहाँ से मतलब वो किसानों को सेल करने के लिए ही बनाया गया है, वहाँ से उन्नत किस्म के बीज प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा किसान भाई लोग जो छत्तीसगढ़ शासन का जो बीज निगम है वो लगभग सभी जिला मुख्यालय में है, वहाँ से उपयुक्त बीजों को प्राप्त कर सकते हैं। जहाँ से भी, कहने का मतलब ये है कि किसान भाई जहाँ से भी बीज ले बहुत ही प्रमाणित बीज ले और उपयुक्त गुणता का बीज ले, ताकि उसकी जेनेटिक प्योरिटी बनी रहे। संगवारी हो किसान भाई बहनी हो, ये तो रही बीज के बुआई और बीज के मात्रा। अब बात आते है कि पानी के प्रबंधन यानी जल के सिंचाई करना है तो अलग अलग प्रकार के सिंचाई के माध्यम होते दलहनी फसल में। अब बहुत से फसल ला तो पानी लागबेच नहीं करे, तो कैसे जल प्रबंधन होना चाहिए, देखन सुनन का कहा थे दीपक चंद्राकर जी हैं। रबी के मौसम में यदि हमें बुआई करना है तो सिंचाई बहुत ही आवश्यक है, और यदि हमें ओन्हारी के रूप में या रेसिडुअल मॉइस्चर में संरक्षित नमी के रूप में फसल को बोना है तो उतेरा खेती उपयुक्त है। यदि हम उतेरा खेती न करके जोत के बुआई या जिसे हम सोल क्रॉपिंग या टिलेज क्रॉपिंग के नाम से जानते हैं, यदि वैसा कर रहे हैं तो प्रत्येक दलहनी फसल को कम से कम 2 सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। और लगभग सभी दलहनी फसलों की जो क्रांतिक अवस्थाएं हैं जो कि सिंचाई के लिए बहुत ही सेंसिटिव होती है, यदि उस अवस्था में किसान भाई लोग खेत में पानी न दें तो उपज में काफ़ी कमी आ जाती है। तो इसकी जो क्रांतिक अवस्था है वह फूल आने से पहले, जिसे हम प्री फ्लावरिंग कहते हैं, और उसके बाद पॉड इनिशिएशन स्टेज या फली बनने की अवस्था में। तो किसान भाइयों को 2 अवस्थाओं में पानी देना है। पहला तो फूल आने से पहले एवं दूसरी सिंचाई फूल आने के बाद, जब फलियां में मतलब फलियां बनने लगे, इस अवस्था में ही किसान भाइयों को सिंचाई करना है। इस बात का विशेष ध्यान देना चाहिए कि फूल आने के दौरान किसान भाइयों को सिंचाई नहीं करना है। यदि इस अवस्था में सिंचाई करें
तो फूल झड़ने की समस्या आने लगती है। इसलिए फूल आने के दौरान किसान भाइयों को सिंचाई नहीं करना है। वैसे तो इन दलहनी फसलों की, जैसा कि मैंने बताया कि तिवड़ा है, मसूर है, मटर है, इनकी जल मांग 30 से 40 सेंटीमीटर होती है एवं 2 सिंचाई पर्याप्त है भरपूर उत्पादन लेने के लिए। यदि हम तिवड़ा में 2 सिंचाई करते हैं या मसूर में 2 सिंचाई करते हैं तो 12 से 13 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का उपज या उससे अधिक का उपज हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आथे कि खाद के प्रबंधन दलहनी फसल में अलग अलग फसल लेहन तक कैसे होना चाहिए और खरपतवार यदि आ जाते तब हमला कैसे करना चाहिए, तो दोनों बात के जानकारी आप मन देवावत हन। सभी दलहनी फसलों में 20 से 22 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है, क्योंकि जबकि अगर हम धान और गेहूं की बात करें तो 80 से 100 किलोग्राम नत्रजन प्रति हेक्टेयर धान एवं गेहूं में लगता है। अब चूंकि दलहनी फसलों में कम लगता है, इसका प्रमुख कारण यह है कि इनकी जड़ों में छोटी छोटी ग्रंथियां पाई जाती है जिसमें राइजोबियम नामक जीवाणु होते हैं, और ये राइजोबियम जो जीवाणु हैं वह वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन का अवशोषण या फिक्सेशन इनकी जड़ों में करते हैं और पौधे को नाइट्रोजन प्रोवाइड करते हैं। इसके बदले ये पौधों से भोज्य पदार्थ प्राप्त करते हैं और एक सिम्बायोसिस या सहसंबंधन की विधि के द्वारा यह मतलब आगे बढ़ते हैं। इसके कारण दलहनी फसलों में नाइट्रोजन की आवश्यकता कम होती है। अब रही बात स्फूर की एवं पोटास की, तो स्फूर लगभग 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से एवं पोटास है जिसे हम म्यूरेट ऑफ पोटास के माध्यम से देना है 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। और साथ ही साथ सल्फ़र की मात्रा, चूँकि दलहनी फसल है और प्रोटीन की प्रतिशतता में वृद्धि करने के लिए सल्फ़र आवश्यक होता है, तो सल्फ़र की मात्रा 20 किलोग्राम सल्फ़र प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। या दूसरे शब्दों में हम यदि समरी के रूप में बात करें तो नाइट्रोजन, स्फूर, पोटास एवं सल्फ़र की 20, 50, 20 एवं 20 किलोग्राम मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। और यह इन सभी चारों प्रकार के जो पोषक तत्व है उसको बुआई के समय ही देना है, अलग से देने की आवश्यकता नहीं है। बुआई के समय ही किसानों को देना है। अब साथ ही साथ यदि हम, चूँकि ये दलहनी फसल है तो बीजोपचार सबसे महत्वपूर्ण है दलहनी फसलों में। बीजोपचार के लिए किसान भाई जो राइजोबियम कल्चर जो जीवाणु कल्चर होता है इससे बीजोपचार कर सकते हैं। यह अलग अलग दलहनी फसलों के लिए अलग अलग स्ट्रेन मिलता है, तो आप किसी भी विश्वसनीय संस्था, चाहे कृषि विभाग का जो ग्राम सेवक का जो कार्यालय है या अपने जो इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के किसी भी आउटलेट में जाके आप यदि हम बताएंगे फसल का नाम तो कि मुझे तिवड़ा के लिए राइजोबियम कल्चर चाहिए, तो वहाँ के जो वैज्ञानिक गण हैं या स्टाफ है वह आपको प्रोवाइड कर देगा। तो राइजोबियम कल्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है बीजोपचार के लिए। साथ ही साथ एक कॉमन स्फूर घोली जैव उर्वरक या पीएसबी फॉस्फेट सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया के नाम से एक मतलब चूर्ण आता है, वह सभी फसलों के लिए कॉमन रहता है, यानी उसमें अलग से कोई विशेष फसल के लिए अलग आए ऐसा नहीं है, वह सभी फसलों के लिए कॉमन रहता है। तो उसका उपयोग किसान भाई लोग कर सकते हैं। और ये दोनों जो जैव उर्वरक है इनकी मात्रा 5 से 10 ग्राम लेना है एवं प्रति किलो बीज के हिसाब से, या दूसरे शब्दों में 1 एकड़ के लिए 200 ग्राम या 250 ग्राम का एक पैकेट आता है, वो पर्याप्त होता है। 200 ग्राम राइजोबियम कल्चर का, 200 ग्राम पीएसबी कल्चर का जो चूर्ण है वह 1 एकड़ के बीजोपचार के लिए पर्याप्त है। इसको पहले से बीजोपचार नहीं करना है। जिस दिन किसान भाई को बुआई करना है, बुआई करने के 1 घंटा पहले ही इसे बीजोपचार करना है और उसके बाद थोड़ा सा छाया में सुखा के तुरंत बुआई करना है। ऐसा नहीं कि किसान भाई आज उसको बीजोपचार कर लिए हैं और किसी कारणवश आज आप नहीं बो पाए तो उसे कल बो रहे हैं, तो वैसा हमें अवॉइड करना है। उसमें हो सकता है कि नुकसान की आशंका हो, तो तुरंत बुआई करें बीजोपचार करके 1 घंटा 1.5 घंटे के अंतराल पे।
तो संगवारी हो अवैया बेरा फिर आप में सन गोड बात करे बराबो नवा विषय के साथ चर्चा करबो। और शुरू में जैसे कह रहे हो कि हमारे छत्तीसगढ़ के जोन पहचान है, यहाँ के जोन माटी है, वो माटी के देखभाल बढ़िया से करो। और तबे तो कथे संगवारी हो जी हाँ देखाओ गिल्ली डंडा, जी हाँ देखाओ गिल्ली डंडा और खेलत कोनो भौरा बाटी रे, वो दूसर जगह कोनो नो है, वो छत्तीसगढ़ के माटी है, वो छत्तीसगढ़ के माटी है। जाए के बेरा होगे संगवारी हो। जय जोहार, राम राम।